नमस्कार दोस्तों, दोबारा ये लेन लॉजिस्टिक्स वीडियो के माध्यम आप लोगों से मिलने में बहुत खुशी हो रही है। आपका कमेंट्स और सजेशंस को ऊपर दिया हुआ ईमेल आईडी logisticsari2020 में @gmail.com में भेज सकते हैं। और ये लॉजिस्टिक्स के ऊपर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा वेबसाइट जो ऊपर दिया हुआ है www.harilogisticsacademy.com में आप जाके देख सकते हैं। पहले हमने देखा था ये नया प्रोसेस और एक्टिविटी नहीं तो कंपनी चालू करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें प्रिपेयर करना है डिसाइड करने के लिए, काम चालू करने के लिए, पहले डिसीजन लेने के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना है। अभी हम देखेंगे वो डिसीजन होने के बाद हमें ऑपरेशनल के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट्स है जो पहले है, ये हर एक्टिविटी नहीं तो प्रोसेस के लिए हमें एसओपी बनाना, नहीं तो इसको एसओएस भी कह सकते हैं, नहीं तो एसओडब्ल्यू भी बोलते हैं, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर बोलते हैं एसओपी के लिए, और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग शीट बोलते हैं एसओएस के लिए, और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग वर्कशीट बोलते हैं एसओडब्ल्यू के लिए। ये चीज़ हर जॉब के लिए नहीं तो हर प्रोसेस के लिए बनाना जरूरी है। और दूसरा है टाइम शेड्यूल, और तीसरा है टाइम पर जॉब और एक्टिविटी जो पहले हमने बनाया था स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट बनाने के समय, उसको फाइन ट्यून करना है जो एक्चुअल कंडीशन में। और चौथा है रिक्रूटमेंट, एज पर प्लान हमें बनाना है। 5 क्वालिटी सेफ्टी एंड हेल्थ मैनुअल, ये जरूरी है। और छठावा जो लिस्ट ऑफ पीपीई बोलते हैं उसको लिस्ट बनाना है, ये बहुत जरूरी है हर काम के लिए। और सातवां ऑडिट चेकशीट्स, ये डेली भी हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, जब भी अपना ज़रूरत के हिसाब से उसको बनाना पड़ेगा। आठवां है सेफ्टी ऑडिट इंस्पेक्शन चेकशीट्स, क्योंकि ये तो सेफ्टी के ऊपर ऑडिट करने के लिए। और नौवां कोई हम डेंजरस मटेरियल जो हैंडल करेंगे उसके लिए हेल्थ ऑडिट चेकशीट भी जरूरत है। और 10वां ऑपरेशनल चेकशीट्स, ये हर एक्टिविटी के लिए ज़रूरत है। जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए लेंगे तो आप देखेंगे तो गुड्स मूवमेंट चेकशीट है, लोडिंग चेकशीट है, लैशिंग है और सिक्योरिंग चेकशीट है। ऐसे कई इस तरीके से हम बना सकते हैं। और 11वां जीपीएस रिपोर्ट, ये हर ट्रक के लिए, हर ट्रेलर के लिए आजकल कंपल्सन हो चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट के सरकार की तरफ से भी कानून के हिसाब से भी ज़रूरत पड़ती है और कस्टमर के हिसाब से भी ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा हमें बनाना पड़ता है एमआईएस रिपोर्ट्स। एमआईएस का मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं। और 12 है जीपीएस ट्रैकिंग रिपोर्ट, जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ बनाना पड़ेगा, वो कस्टमर के हिसाब से बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर कस्टमर अपने अपने तरीके से वो रिपोर्ट मांगेंगे। और 13वां जो इंसिडेंट रिपोर्टिंग शीट बोलते हैं, क्योंकि हर काम में कहीं भी कुछ इंसिडेंट हो जाए उसके लिए रिपोर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए एक शीट बनाना पड़ेगा। और चौथा है केपीआई बोलते हैं उसको, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर,
हमारा परफॉर्मेंस कैसा कैसा है करके उससे देख सकते हैं। और ये जो दिया है ये एसओपी का फॉर्मेट है। ये जरूरी नहीं है कि इतना ही ऐसे ही बनाना है, मतलब अपने अपने कंपनी के अपने अपनी तरफ से कैसे भी बना सकते हैं। ये तो सैंपल है। जैसे पहले कंपनी का नाम दिया दो और कौन सा प्रोसेस के लिए ये एसओपी बना रहे हैं वो लिखना है। फिर हर एसओपी के लिए एक सीरियल नंबर देना है। फिर उस एसओपी को रिवाइज करेंगे तो फिर रिविजन नंबर भी देना है, उसको रिविजन डेट भी बनाना है। और नीचे दो दिए, एक तो जो काम हम करने वाले हैं हर एक का एक्शन लिखना है और उसका जिम्मेदारी कौन है वो लिखना है। और उसको जो एक्शन में फ़ोटो लेके वो एक्चुअली वहाँ पे डालने के, तभी लोगों को ट्रेनिंग देने में और इसमें काम आएगा या लोग समझने भी सही रहेगा। यह है टाइम शेड्यूल। ये हमने पहले भी बनाया था जो स्ट्रेटेजी के प्लानिंग के डॉक्यूमेंट में, उसी को यहाँ पे लाके फाइन ट्यून करना है थोड़ा, क्योंकि वहाँ का और इससे का थोड़ा फर्क हो सकता है, क्योंकि ये तो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन का है, वो तो सिर्फ प्लान है। इसीलिए ये तो रोज का और मंथ का ऐसे भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना सकते हैं। और ये है जो टाइम स्टडी पहले भी हमने बनाया था, जो स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट के हिसाब से उसको फाइन ट्यून करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय तो जो प्लान बनाया था उसमें थोड़ा आगे पीछे होगा, कुछ चेंजेस हो गया होगा, उसको उस हिसाब से फिर यहाँ पे फाइन ट्यून करना पड़ेगा। यह है रिक्रूटमेंट प्लान। जैसे ये भी पहले हमने बनाया था, उसको यहाँ पे हर डेजिग्नेशन के लिए कब उनको ज्वाइन कराना है करके उसका प्लान बनाते हैं, ये एक्चुअल का इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और ये क्वालिटी मैनुअल है, ये क्वालिटी सेफ्टी एंड हेल्थ मैनुअल जो बोलते हैं, ये तो आईएसओ स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाना आजकल हर कंपनी ये जानता है, क्योंकि आईएसओ 9001 जो है ये डिफाइन किया था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने। ये तो स्पेसिफिक करता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे होना चाहिए करके। और कंपनियों यूज़ करते हैं इस स्टैंडर्ड को, क्योंकि जो प्रोडक्ट और सर्विस हम देते हैं वो कंसिस्टेंटली, मतलब हमेशा के लिए एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, इसलिए ये बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो भी कस्टमर के हिसाब से और कानून के हिसाब से, जैसे ज़रूरत है उस हिसाब से हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पॉपुलर स्टैंडर्ड है जो ISO 9000 सीरीज है। और ये स्टैंडर्ड जो है सिर्फ ISO ऑर्गेनाइजेशन इसको सर्टिफिकेट, अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वही सर्टिफिकेट कर सकता है। ये ISO 9001 है जो पहला पब्लिश हुआ था 1987 में। ये इन्होंने पब्लिश किया था जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये है इंटरनेशनल एजेंसी है। ये सारा देशों का स्टैंडर्ड्स मिला के वो प्लानिंग किया था। ये इसमें 160 कंट्री का कंट्रीब्यूशन भी है। अभी जो करंट वर्जन ये जो चल रहा है ISO 9001 का, ये रिलीज़ किया था इन्होंने सितंबर 2015 में। और ये जो 9001 है ये सिर्फ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्वालिटी के लिए है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स भी एक सर्विस सेक्टर में आ जाता है, इसलिए हमें ये फॉलो करना है। इसके अलावा जो एनवायरनमेंट जो बोलते हैं, पोल्यूशन और एनवायरनमेंट, उसके लिए है ISO 14001।
उसको फॉलो करना पड़ेगा। और उसके अलावा हमारा जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी स्टैंडर्ड जो बोलते हैं वो है ISO 45001। ये हेल्थ जो कई जगह वर्किंग एटमॉस्फेयर हेल्थ का कोई असर पड़ सकता है, इसलिए हेल्थ के लिए और सेफ्टी के लिए ये स्टैंडर्ड है, इसको फॉलो करना उनके लिए ज़रूरी है। ये तीनों जो स्टैंडर्ड है ये हमें मालूम होना चाहिए, इसलिए हमने ये क्वालिटी मैनुअल का प्रिपेयर करने के समय सैंपल के लिए हमने दिया है। और ये तीनों स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, तीनों ज़रूरी है। नहीं तो ऑफिस में जो काम करते हैं उनके लिए सिर्फ 9001 काफ़ी है। आज हर इसका लेटेस्ट वर्जन तो 2015 में किया था। और आगे हम देखेंगे सैंपल, वो सिर्फ कंटेंट्स देखेंगे, हम डिटेल नहीं देखेंगे क्योंकि डिटेल तो बहुत बड़ा है, उसके लिए तो क्वालिटी क्लास में नहीं तो जाके पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो इंटरनेट में बहुत ढूंढना पड़ेगा आपको। और ये क्वालिटी मैनुअल में ये बहुत जरूरी है, ये PDCA साइकिल ये समझना कि इसको डेमिंग साइकिल भी बोलते हैं। PDCA मतलब प्लान डू चेक एक्ट। प्लान मतलब जो भी हमारा गोल है, टारगेट है, ऑब्जेक्टिव मतलब बोलते हैं, उसको एस्टेब्लिश करना सिस्टम के हिसाब से और उसका प्रोसेस को एस्टेब्लिश करना है। और उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है, रिसोर्सेस क्या क्या ज़रूरत है, उसको लिस्ट बनाना पड़ेगा। जो वो सब फॉलो करने से हमें रिजल्ट दे सकते हैं, जो स्टैंडर्ड के हिसाब से, IMS स्टैंडर्ड के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से। और उसके लिए पॉलिसी बनाना पड़ेगा आइडेंटिफाई करके, और उसमें रिस्क क्या है और अपॉर्चुनिटी क्या है ये भी लिखना पड़ेगा। और डू का मतलब उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, जो हमने प्लान किया था उसको इम्प्लीमेंट करना है। और चेक का मतलब उसको मॉनिटर करना है, जब भी ज़रूरत है उसको मेजर करके वो जो हमने प्लान किया था उसी हिसाब से आ रहा है क्या, बना रहे क्या, सब अपने सर्विस दे रहे हैं क्या, ये सब हमारा पॉलिसी के हिसाब से और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से चल रहा है क्या, ये चेक करना है। और एक्ट का मतलब जो इसमें कोई गलती हुई, नहीं तो कोई कमी हुआ, उसको इम्प्रूव करने के लिए जो हमें एक्शन लेना वही एक्ट है। ये IMS रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये इंक्लूड करना पड़ेगा। इसमें कस्टमर क्या जानता है और एनवायरनमेंट कैसा है और हेल्थ एंड सेफ्टी कैसा है, ये सब इंक्लूड करना पड़ेगा। नीचे डायग्राम में सिर्फ एक सैंपल का जानकारी के लिए दिया है। जैसे क्वालिटी मैनुअल जो मैंने बोला था, उसमें ISO 9001 जो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये ऐसे ही जो इसका कंटेंट्स रहता है उसके अंदर क्या क्या आना चाहिए, क्या है, ये तो मैंने सैंपल दे रहा हूँ। इसके लिए आपको डिटेल जाने के लिए आपको क्वालिटी क्लास में जाना पड़ेगा, नहीं तो इंटरनेट में ढूंढ के निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा लंबा कहानी है। और इसमें मैंने ISO 14001 के लिए एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए दिया है। ये भी ये कंटेंट जो है ये सब ISO में आता है, ये मैंने दिया है।
ये भी ऐसा ही जो आपको क्वालिटी क्लास में नहीं तो इनका इंटरनेट में ढूंढने से मिल जाता है। और ये है ISO 45001, ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स का है। इसमें भी मैंने ISO का कंटेंट दिया है, अगर आपको क्वालिटी क्लास जाने से नहीं तो इंटरनेट में ढूंढने से सब कुछ मिल जाएगा। ये आपका कंपनी के डिसीजन के द्वारा ये मैनुअल बनाना पड़ेगा, क्या क्या ISO स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना है वो देख के उसी हिसाब से बनाना है। क्योंकि कई कंपनियां ISO के लिए नहीं जाएं, सर्टिफिकेशन नहीं, ज़रूरत नहीं है करके सिर्फ कुछ आइटम्स उसमें फॉलो करेंगे, और कई कंपनियां सर्टिफिकेशन के लिए जाएंगे, इसलिए वो फर्क है। इसलिए हमेशा जब मैनुअल लिखने के समय मैनुअल लिखने वाला ये ध्यान में रखना चाहिए, ये इसमें जो दिया उसका प्रोडक्ट और सर्विस के लिए रिलेवेंट जो है वो उसको अंदर लाना चाहिए, और एनवायरनमेंट एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के जो ज़रूरत है वो सारा आइटम इसमें ला देना चाहिए। ये अच्छा है कंपनी के लिए। सर्टिफिकेशन ना भी जाए फिर भी फॉलो करना बहुत बढ़िया है। ये पूरा मैनुअल में आपको बताने से बहुत बड़ा ये हो जाएगा, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये तो 100-150 पेज हो जाएगा, इसलिए मैं दे नहीं पा रहा हूँ। आप लोगों को मिल जाएगा जो इंटरनेट ढूंढने से नहीं तो क्वालिटी क्लासेस अटेंड करने से। और इसी के साथ मैं ये क्वालिटी का जो ये है अंत कर रहा हूँ। और छठवा हम देखेंगे लिस्ट ऑफ PP। ये है जो आपके ज़रूरत के हिसाब से और अपने काम का और प्रोसेस के हिसाब से हमें फॉलो करना चाहिए। PP का मतलब है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो आदमी का और जो हम सामान हैंडल कर रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट हमें यूज़ करना है वही दिया हुआ है। एक तो कंपनी में यूनिफॉर्म देते होंगे आपके लिए, दूसरा है रिफ्लेक्टिव जैकेट्स भी देते हैं, और तीसरा सेफ्टी शूज देते हैं, और चौथा ग्लव्स, पांचवा ईयर प्लग और ईयर मफ, जहाँ आवाज़ ज़्यादा है कंपनियों के अंदर वहाँ पे ये सब यूज़ करते हैं, और छठा सेफ्टी ग्लासेस और फेस शील्ड्स, जहाँ कोई आंखों के अंदर कोई अवसर ना पड़े इसके लिए, और सातवां सेफ्टी हेलमेट्स, और आठवां है रिस्ट वॉच गार्ड। ये कंपनी के अंदर हमें वॉच पहन के कई जगह मना है, और ऑटोमोबाइल कंपनी में तो बिल्कुल मना है, नहीं है तो कम से कम ये रिस्ट गार्ड उसको ऊपर लगाना चाहिए। और 9 बकललेस बेल्ट, ये भी मेनली कार कंपनियों में और इसका ज़रूरत पड़ता है। और 10वां गम बूट्स, आपने देखा होगा सिक्योरिटी लोग और ये मेनली बारिश के समय पे बहुत यूज़ करते हैं, और उसी के ये पिक्चर पे दिया हुआ है क्या क्या हम पहनेंगे, क्या कैसे आइटम्स ज़रूरत है उसको पिक्चर में दिया है। इसमें आप देखेंगे तो ग्लव्स ही कम से कम 10 वैरायटियाँ हैं। इसलिए आपका कंपनी के काम का और जो एक्टिविटी आप करेंगे उसी हिसाब से जो चाहिए, जो जिसका ज़रूरत है वो पढ़ना चाहिए। और इसी सब्जेक्ट के ऊपर और हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आपको कमेंट्स और सजेशंस को ऊपर दिया हुआ ईमेल आईडी
logisticsari2020@gmail.com में भेज सकते हैं। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको बेनिफिट हुआ होगा और आगे आने वाला वीडियो के माध्यम हम दोबारा मिलेंगे। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोबारा आपको सबको धन्यवाद।